I'm going to start with nation after independence. तो हमने इसमें हमने पढ़ना है in which field India जो है got success and in which field India is failure. कौन से फील्ड्स में इंडिया को सक्सेस मिल चुकी है, कौन से फील्ड में इंडिया अभी भी प्रॉब्लम्स उसके लिए अभी भी वो चैलेंजेस वो फेस कर रहा है. आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इतना हार्ड वर्क करने के बाद हमारे फ्रेमवर्क्स के स्टिल आवर कंट्री इज फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस. नो व्हाट आर दे. तो किस फील्ड में हमें सक्सेस भी मिल चुकी है, क्योंकि हमारे फ्रेमवर्क्स ने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. तो उससे हमें किस फील्ड में हमें सक्सेस मिली उससे, तो किस फील्ड में आज के डेट में भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हम कहेंगे ना कि देयर वर डिफरेंट व्यूज अबाउट द इंडियाज इंडिपेंडेंस. सम पीपल वर ऑन द व्यू, ब्रिटिश ये कहते होते थे कि आफ्टर ये डिवीजन जो है ना इंडिया एंड पाकिस्तान, आफ्टर दिस इंडिया वुड अगेन डिवाइडेड. वो कहते थे फिर डिवाइड हो जाएगा बिकॉज देयर इज डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है, डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते हैं एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इनकी आपस में बननी नहीं है क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं एंड ड्यू टू दिस रीजन तो कहीं ना कहीं दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ द कंट्री अगेन. वो ऐसे व्यूज थे लोगों के. कोई कहता था शायद इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप नहीं कर पाएगी. डेमोक्रेसी कैसे लाएंगे, इतने डिफरेंट ओपिनियंस वाले लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सब कुछ है, तो ये डेमोक्रेसी भी नहीं आएगी. सब कहते थे कि मिलिट्री रूल आएगा इंडिया में. आफ्टर इंडिपेंडेंस मिलिट्री रूल वुड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, कुछ लोग ये कहते थे. बट इस फील्ड में वी आर सक्सेसफुल. At present, our country is the largest democracy in the world. क्योंकि हमारे फ्रेमर्स ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया ना तो उन्होंने हर चीज को दिमाग में रखा. उन्होंने हर एक को इम्पोर्टेंस दी. उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी ताकि किसी भी रिलीजन के साथ इनजस्टिस ना हो. उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी. उन्होंने हर एक को इक्वल रखा, हर लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को समझा. रिलीजियस फ्रीडम दी, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को समझा, डिफरेंट रीजन्स की लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस को समझा. और साथ में उन्होंने इंडिया को सोशलिस्ट कंट्री बनाया. नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, सब कुछ किया उन्होंने. तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में तो हम सक्सेसफुल हो गए, कोई डिवीजन नहीं हुई. वी ऑल आर लिविंग इन द सेम कंट्री दो वी आर डिफरेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड. हमारा एक हम इंडिया में हर रिलीजन के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख हर तरह के लोग हैं, बुद्धिस्ट जैन सब है इंडिया में, पारसीज. बट स्टिल पीपल आर लिविंग टुगेदर इन अ सेम कंट्री इन अ पीसफुल मैनर. तो ये सबसे बड़ी सक्सेस है कि डाइवर्स ग्रुप के होके भी वी आर लिविंग टुगेदर, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो ये फील्ड में तो जो लोग कहते थे कि ये डिवीजन हो जाएगी, मिलिट्री रूल आ जाएगा, ये बात तो गलत होगी. इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एट प्रेजेंट, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. तो अगर हम बात करें फेलियर, देयर आर वेरियस फील्ड्स अभी भी जिसमें हमारी गवर्नमेंट को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े. फॉर एग्जाम्पल हमारे फ्रेमर्स का मेन एम था टू लिफ्ट आउट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. स्टिल after so many years of independence in our country 26% people are below poverty line. इतने लोग अभी भी गरीबी रेखा से भी नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन. तो एक तो इस बात है. फिर हम कहेंगे स्टिल देयर इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. अभी भी है, अभी भी कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पे झगड़े होते हैं. स्टिल वी कैन सी communal rights in some parts of our country. कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस टू एनी रिलीजन बट स्टिल लोग करते हैं. गवर्नमेंट ने इक्वालिटी एस्टैब्लिश की बट स्टिल अनटचेबिलिटी इज फॉलोइंग इन सम पार्ट इन बैकवर्ड एरिया. स्टिल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वी कैन सी इन आवर कंट्री.
तो इस वजह से कहीं ना कहीं दीज आर द चैलेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने कहा था कि हम 3 प्रॉब्लम्स जो है मेन उनको सॉल्व करेंगे। दे हैव सॉल्व, दे ट्राइड देयर बेस्ट, our framers tried their best, but still क्या करे गवर्नमेंट if the population of the country is growing so fast? At present second populous country है इंडिया आफ्टर चाइना। तो चाइना के पास तो वास्ट रिसोर्सेज हैं, उनके पास लैंड अगर हम बोले तो चाइना के पास वास्ट रिसोर्सेज है, इंडिया के पास कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज भी कम है। तो इंडिया में हम कहें तो एक किलोमीटर पे अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 400 पीपल आर लिविंग। तो ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना क्राउडेड एरियाज इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। तो ये रीजन है कहीं ना कहीं, दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर गवर्नमेंट। मेजर चैलेंज तो सबसे पहले बनी हुई है पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। वो इतना ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाती, लोगों को इतनी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाती क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है। तो दीज आर द रीजंस कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया स्टिल डेवलपिंग नेशन, अभी भी ये डेवलपिंग नेशन। बट अगर हम बात करें चैप्टर के रीकैप की, कम टू द वेरी थिंग, तो सबसे पहले तो आप बताओ कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को, कौन सी 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी बताओ। सबसे पहले तो आप बताओगे कौन सी? रिफ्यूजेस। रिफ्यूजेस पार्टीशन के बाद हमारी कंट्री में बहुत से रिफ्यूजेस थे। उन रिफ्यूजेस को सेटल करना, जॉब्स प्रोवाइड करना, फूड शेल्टर हर चीज में प्रोवाइड करना was the major problem faced by our newly independent government. सबसे पहले तो रिफ्यूजीज की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सेकंड अगर हम बात करें तो ब्रिटिश लेफ्ट प्रिंसली स्टेट्स इन आवर कंट्री। जाते हुए ब्रिटिश क्या छोड़ गए? प्रिंसली स्टेट्स एंड आस्क्ड देम whether to join India, go to Pakistan or to remain independent। तो ऐसी वाली बात उन्हें बोल के चले गए। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हमारी कंट्री के सामने थी। हाउ टू यूनाइट अदर स्टेट्स, उनको कैसे इकट्ठा करना, वो तो सब बटे हुए थे। इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स छोड़ के चले गए, तो व्हाट टू रूल ओवर सच प्रिंसली स्टेट्स, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनते थे। उनको ब्रिटिश क्या कहते थे? चाहे आप इंडिया ज्वाइन करो, हम तो जा रहे हैं, चाहे आप इंडिया को ज्वाइन करो, चाहे आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, दिस डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये उसी का तो रिजल्ट है जम्मू एंड कश्मीर हम आज तक भुगत रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट आज तक भुगत रही है। क्योंकि हैदराबाद जूनागढ़ ये तो हमारी गवर्नमेंट ने उनको तो यूनाइट कर लिया, इंडिया में ले आई, बट किसको नहीं ला पाए आज तक? जम्मू एंड कश्मीर को नहीं लेके आ पाए। क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने कोशिश की कि यूनाइट करते हैं इंडिया में, तो पाकिस्तान में, तो इंडिया एंड पाकिस्तान में वॉर होगी। वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो हमारे एरिया में आता है, तो आपस में वॉर होगी। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, कुछ इंडिया, तो इस वजह से वहाँ पे वायलेंस होगी। तो उसी का रिजल्ट है ब्रिटिश ऐसे वाले रूल्स छोड़ के गए इंडिया में। थर्ड, और कौन सी प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट प्रॉब्लम रिफ्यूजीज, सेकंड प्रॉब्लम अब थर्ड प्रॉब्लम आप क्या बना सकते हो बताओ? डाइवर्सिटी। डाइवर्स ग्रुप के लोग थे इंडिया में। After independence, it was very difficult for our framers to give constitution, to frame constitution for such a country where people of diverse group were living. ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत एक बड़ा चैलेंज था हमारे फ्रेमर्स के सामने, क्योंकि डाइवर्स ग्रुप के लोग इंडिया में रहते थे, तो उनको हर एक को अपने इक्वल राइट्स देने थे, हर एक को दिमाग में रख के उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने थे। So this was the main major challenge, आप कह सकते हो main problem that was faced by our framers after independence, how to frame constitution for such a country where people of diverse group were living। ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना was very tough job, बहुत मुश्किल काम था ऐसी कंट्री के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो ये प्रॉब्लम्स और अनएम्प्लॉयमेंट आप उसी में कह सकते हो, रिफ्यूजीज में अनएम्प्लॉयमेंट को भी सॉल्व करना, क्योंकि लोगों के इंडिया ने वर्स्ट कंडीशन देखी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन।
क्योंकि कम्युनल रॉयट्स हुए थे, तो बहुत ज्यादा लोग, आप कह सकते हो मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन द कम्युनल रॉयट्स, पता है ना, जब पार्टीशन हुई है तो कम्युनल रॉयट्स हुए, तो इसी वजह से हम कहते हैं ना रिफ्यूजीज आए, रिफ्यूजीज को सेटअप करना, उन्हें जॉब्स देनी। आप ये वाले पॉइंट्स बना सकते हो फर्स्ट, फिर आप प्रिंसली स्टेट्स को लिख के कर सकते हो, फिर आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ऐसी कंट्री के लिए इजी जॉब नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी थी, डाइवर्स ग्रुप के लोग थे, तो ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत टफ था। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अवर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। नाउ इज इट क्लियर? अब ये पता चल गया कौन सी प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने, इकोनॉमिकली इंडिया वाज पुअर, इंडियंस वर पुअर अंडर ब्रिटिश, पुअर कंडीशन थी इकोनॉमिकली अंडर ब्रिटिश, इंडियंस वर वेरी पुअर, दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। इंडिया का वेल्थ जो था दैट वाज कैरीड टू ब्रिटेन, आप कह सकते हो वेल्थ ऑफ इंडिया वाज ड्रेन्ड टू ब्रिटेन, इंडिया का पैसा किधर जा चुका था, ब्रिटेन। तो कहीं ना कहीं इंडियंस वर पुअर अंडर ब्रिटिश। तो वैसे भी कम्युनल राइट्स के बाद, डिपेंड अपॉन योर विश नॉट टू राइट, आफ्टर कम्युनल राइट्स people from Pakistan who came to India, they had no jobs, no shelter, ना तो जॉब्स थी ना ही शेल्टर थी। तो ऐसे सबको उन्होंने, उनके लिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप किए। अवर गवर्नमेंट सेटअप प्लानिंग कमीशन, कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, 1950। किस बात के लिए प्लानिंग कमीशन को लेके आए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों लाए, अब एक मिनट इसका बताओ। प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950, क्यों, किस बात के लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इलेबोरेट, अगर आपको ज्यादा मार्क्स का है तो कैन इलेबोरेट हियर, कि आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर पुअर, wealth of country was drained to Britain, so economic condition of India was not good, planning commission was set up for economic development। आप ये बातें बता सकते हो ना, यहाँ पे कौन से ईयर में सेटअप हुआ, 1950। अब प्लानिंग कमीशन जब बना तो कौन सी लाइंस पे बताओ, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में एक साइड रखी स्टेट, दूसरी साइड किसको रखा, प्राइवेट सेक्टर्स, स्टेट एंड, उन्होंने कहा स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को भी साथ, क्योंकि कुछ लोग रिच थे, बहुत रिच थे, तो उन्होंने कहा स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर क्या इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन एंड जनरेट जॉब्स। वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेंगे एंड जनरेट जॉब्स। अब जॉब्स ही जनरेट हो जाएंगी तो अपने आप बताओ रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, कहीं ना कहीं लोगों को काम मिल रहे हैं ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी, सबके पास काम होंगे तो अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो उन्होंने एक तो ये बोला, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, प्राइवेट सेक्टर एंड स्टेट बोथ हैव टू वर्क टुगेदर, दोनों को मिलकर काम करना है, किस चीज में, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और साथ में टू जनरेट जॉब्स। तो इस वजह से उन्होंने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। फिर उन्होंने साथ में ही हम कहेंगे कि सेकंड 5 ईयर प्लान भी आया, उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई, डैम्स बनने शुरू हुए, डैम्स बनेंगे तो लोगों को क्या मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिल्डिंग मटेरियल्स में, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज में पीपल वुड गेट जॉब्स। तो उन्होंने कहा डैम्स बनाओ ताकि लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जॉब्स मिले। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया ताकि लोगों को इन इंडस्ट्रीज में वर्क मिले, तो इंडिया की डेवलपमेंट हो सके। तो इस वजह से इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आया। इतना पता चल गया क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की, बिकॉज अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज नॉट, वेल्थ ऑफ द कंट्री वाज ड्रेन्ड टू, तो ये सारा कुछ, तो इसीलिए उन्होंने क्या सेटअप किया, कौन से ईयर में आया, किस बात के लिए, फॉर इकोनॉमिक, वेरी गुड, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर उसमें उसने किसको फॉलो किया, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, किस किस को इकट्ठा कर दिया, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे मिलकर, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे एंड जॉब्स जनरेट करेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट किया,
डैम बिल्डिंग पे उन्होंने उनको उसको इम्पोर्टेंस दी, सो दैट पीपल जो लोग हैं दे कुड गेट जॉब्स इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। जॉब्स होंगे तो अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी की, तो इसमें हम कहेंगे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी वाज गिवन टू द पीपल व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम टू पावर। पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल गई थी ना सबको व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम टू पावर इन 1950। हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी, ठीक। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे, तो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया था 1950 में। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया ना, तो हमें क्या मिल गई उस दिन, पहले दिन ही हमें क्या मिल गई, पॉलिटिकल इक्वालिटी। राइट टू वोट वाज गिवन टू ऑल अडल्ट्स, ठीक है, सबको मिल गया। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, हर एक अडल्ट को क्या मिल गया, राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज अडॉप्टेड बाय आवर कंट्री ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर है। तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल गई, बट स्टिल लो कास्ट पीपल, पुअर, they had to face lot of criticism in the society। अभी भी उन्हें बहुत सा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था सोसाइटी में। उनके साथ पुअर ट्रीटमेंट करते थे रिच एंड हाई कास्ट पीपल। तो बी आर अम्बेडकर जो खुद दलित थे, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी यूजलेस है। उन्होंने कहा वोट तो डाल दी, बाद में सोसाइटी में क्या फेस करना पड़ रहा है लोगों को, डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है, वी वांट, क्या चाहिए हमें, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सो दैट नो इनजस्टिस वो डन विद दीज पीपल इन द सोसाइटी, ताकि रिच पुअर का गैप खत्म हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब समझ आई, लोग वोट तो डाल के आ गए, गवर्नमेंट तो सिलेक्ट कर ली, सोसाइटी में आके तो फेस कर रहे हैं इनजस्टिस। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि उतनी देर political equality had no meaning, still economic and social equality is not given to the people। उन्होंने कहा ये दो करें, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, ताकि लोगों के साथ क्या ना हो, इनजस्टिस। सोशल मीन्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिक लो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ना हो। उन्होंने कहा ये सब कुछ ठीक करो, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी लेके आओ कंट्री में। पॉलिटिकल इक्वालिटी से कुछ नहीं होना, पॉलिटिकल इक्वालिटी से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी भी चाहिए। तो इज इट क्लियर, बी आर अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल इक्वालिटी हैज नो मीनिंग विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। उन्होंने कहा कोई मीनिंग ही नहीं है पॉलिटिकल इक्वालिटी का तब तक कौन सी इक्वालिटी नहीं मिलेगी, सोशल एंड इकोनॉमिक। क्यों, आफ्टर आप कह सकते हो ना कि दो पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट टू वोट वाज गिवन टू द पीपल आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट स्टिल they were discriminated by the society on the basis of caste and on the basis of rich and poor there was discrimination। So B.R. Ambedkar wanted economic and social equality for the people। Now is it clear? अभी आ गया, ये बात समझ आ रही है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी क्यों इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी चाहिए थी, बताओ। वेरी गुड, ताकि कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, क्या सिर्फ वोटिंग में इक्वालिटी है बस, वो ये कहते वोट डालने में तो आप इक्वालिटी ले आए, क्योंकि वोट तो गवर्नमेंट को चाहिए, वो तो सबने डाल दी। वोट की वैल्यू भी सेम, चाहे वो गरीब की है, चाहे वो अमीर की है, चाहे अंबानी की वोट है, चाहे एक रिक्शा वाले की वोट है, वैल्यू ऑफ वोट इज सेम। चाहे प्रेसिडेंट की वोट है, चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर की वोट है, वैल्यू ऑफ वोट इज तो सेम। वहां पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट अंबानी और वर्कर में तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन, वो कितने अमीर, वो कितना गरीब। तो फिर वो कहते कहीं ना कहीं आप ये चीजें भी साथ में ध्यान में रखो, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाओ। नो डाउट वो बहुत रिच है वो लोग, बट कम से कम गैप तो कम करो रिच एंड पुअर में। तो सोशल सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करो, ये नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमारे फेमस लिंग्विस्टिक स्टेट सेटअप नहीं करना चाहते। नो डाउट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1920 पंडित नेहरू ने कहीं ना कहीं एंड वल्लभ भाई पटेल शायद दोनों ने कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस कर लिया था कि जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगी ना, दे वुड सेट अप लिंग्विस्टिक स्टेट।
तब कहीं उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट सेटअप कर देंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये बात तो 1920 की थी। उन्हें नहीं पता था कि इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया ये बट जाएंगे आपस में, उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वुड सेट अप लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया, ऐसा कहा उन्होंने। बट इंडिया तो बट गया 2 पार्ट्स में, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारे जो लीडर्स थे ना, वो डर गए, feared that if they divided people on the basis of languages, if they established linguistic states, there would be division of the country again. उनको लगा कि अगर हम फिर दोबारा, अभी अभी तो पार्टीशन हुई है, उन्होंने कहा कि अगर हम फिर लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स बनाते हैं, तो हो सकता है कल को कोई स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाए। तो वो अब वो ऐसा वाला दोबारा टाइम नहीं देखना चाहते थे कि कंट्री में दोबारा डिवीजन हो। तभी बाद में आके उन्होंने मना कर दिया, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, वो नहीं सेटअप करना चाहते थे। दे डोंट वांट टू सेट अप लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया, वो नहीं चाहते थे। वो इंडिया को लिंग्विस्टिक लाइंस पे नहीं बांटना चाहते थे, वो डरते थे कि कहीं ना कहीं दोबारा डिवीजन ना हो जाए। बट लोगों ने प्रोटेस्ट किए क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ था। सबसे फर्स्ट रिवोल्ट कौन से स्टेट में हुआ? आंध्र प्रदेश। वहां पे श्री रामुलु ने प्रोटेस्ट किया और हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर की। जैसे उसकी डेथ हुई श्री रामुलु की, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है ना, ये लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सी स्टेट बट गई 2 पार्ट्स में? बॉम्बे। बॉम्बे हम कहेंगे बॉम्बे 2 पार्ट्स में बटा, बाइलिंगुअल स्टेट बॉम्बे 2 पार्ट्स में बटी। 2 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे वहां पे, 2 पार्ट्स में बटी, मराठी एंड फिर 1960 में शायद बॉम्बे, एंड 1966 में पंजाब। अपनी स्टेट है, ईयर भी आना चाहिए, इनटू 2 पार्ट्स, विच 2 पार्ट्स? पंजाब एंड हरियाणा। तो ये भी, तो हम कहेंगे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स अब सेटअप होगी इंडिया में। तो एट प्रेजेंट आप एंड में ये कह सकते हो, देयर आर लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया, ओनली 3 स्टेट्स आर नॉट लिंग्विस्टिक, झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड, क्योंकि ये कल्चर बेस्ड है। मर्जी आपकी लिखना नहीं लिखना, डिपेंड अपॉन यू। आप इस आंसर को कैसे भी लिख सकते हो, लिंग्विस्टिक स्टेट वाला कैसे भी लिखो कि पुरानी स्टेट्स जो थी वो वैनिश हो गई, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड, ऐसे ही हुआ था ना। बाउंड्रीज चेंज हुई थी, पंजाब और हरियाणा इकट्ठा था, तो बाउंड्री चेंज हो गई, 2 पार्ट्स में बटी ना। आप अपने वैसे बनाओगे, 4 स्टेट्स वर वैनिश, बीच की बातें तो पास में लिखनी है। And boundaries of the states were also changed. New states were set up on the basis of languages. People speaking same languages live in same state. तो इस वजह से linguistic states were set up in our country. तो आप बता सकते हो कैसे कैसे पहले आंध्र प्रदेश बनी, फिर कौन सी बनी? आप बता सकते हो बॉम्बे, और फिर आप बता सकते हो अपना पंजाब। डिपेंड अपॉन योर विश। क्या आज की डेट में तो सारी स्टेट्स लिंग्विस्टिक है, सिर्फ 3 स्टेट्स हैं जो लिंग्विस्टिक नहीं है। नो, इज इट क्लियर? किसने प्रॉमिस करके बाद में मना कर दिया कि नहीं करना पूरा? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू feared that after independence, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तब नहीं पता था। उन्हें था कि लिंग्विस्टिक लाइंस पे अगर हम स्टेट बनाएंगे ना, तो मे बी द डिवीजन ऑफ द कंट्री, दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ द कंट्री। ड्यू टू दिस पंडित नेहरू feared, तो वो बाद में अपना प्रॉमिस कहते हैं ना पूरा करने से मना कर दिया। तो बट देयर वाज वायलेंस। आपके पास आंसर है कि वायलेंस? अब क्यों इंग्लिश कंटिन्यू रखी? हम कहेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदी वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज। इन 1965 हिंदी वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, बट देयर वाज वायलेंस इन तमिलनाडु। कहाँ पे वायलेंस हुई? तमिलनाडु, बिकॉज हिंदी को कंसिडर किया जाता था लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। साउथ इंडिया की ये लैंग्वेज नहीं थी, तो साउथ इंडिया के लोगों ने प्रोटेस्ट किए। देयर वाज वायलेंस इन तमिलनाडु and people of Tamil Nadu demanded that with Hindi, English should also make official language. Our framers, जो हमारे framers थे, they were very wise. They agreed. क्यों माने? Because वो डरते थे कि अगर उन्होंने ये बात पूरी नहीं की तो this would lead civil war in India. क्योंकि अभी अभी थोड़े साल पहले लैंग्वेज को लेके श्रीलंका में सिविल वार हुई थी।
were framers afraid and they didn't want civil war in India that had happened in Sri Lanka. ये दो, it's not given in the book, मैं extra बता रही हूँ, you can write कि our framers जो थे ना, they were wise and they agreed, क्योंकि उनको था कि अगर वो नहीं मानेंगे this would lead to civil war, कंट्री में कहीं झगड़ा ही ना हो जाए लोगों में, तो they agreed with हिंदी. इंग्लिश जो थी वो भी क्या बन गई, ऑफिशियल लैंग्वेज, and states have given right to do their work in their own state language. तभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपना वर्क स्टेट लैंग्वेज विद इंग्लिश में करती है. तो दिस इज द why English considered after independence, because क्योंकि हिंदी को जब वो लेके आए तो उन्होंने कहा कि हिंदी तो सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की लैंग्वेज है, तो साउथ इंडियन वालों ने कहा विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज. तो हमारे फेमस को ये बात माननी पड़ी, उन्होंने हिंदी के साथ इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा. आपको यहाँ तक लिखना है आंसर, आपको बाकी स्टेट्स के बारे में नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है. क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को इसलिए कंटिन्यू किया बिकॉज दे फियर्ड दैट दिस वुड लेड टू सिविल वॉर इन इंडिया. अगर वो नहीं करेंगे ना तो इंडिया में क्या हो जाएगी, सिविल वॉर. तो उनको पूरा करना पड़ा, ठीक है. अभी आ गया, मुझे नहीं लगता इस लेसन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. आपको सारे टॉपिक्स, अब एक एक टॉपिक आपको क्लियर है. इज देयर इज